Hello everyone, how are you doing? So, in the previous series of our React, we have covered use effect hook, the basic implementation of use effect hook, and how it behaves while our state changes. जब हमारा स्टेट चेंज होता है तो कैसे यूज़ इफेक्ट हुक काम करता है, कैसे उसकी डिपेंडेंसी एरे हम रेंडर करवा सकते हैं उसके हेल्प से, कैसे क्लीनअप फंक्शन काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूज़ इफेक्ट हुक के मदद से हम कैसे एपीआई फेच करवा सकते हैं एंड कैसे उस डेटा को हम फेच कर सकते हैं। कोई भी एपीआई हो, कोई भी अपने पास यूआरएल हो, तो वो चीज़ देखना है अपने को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें देख रखी हैं कि यूज़ इफेक्ट के साथ यूज़ स्टेट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर में वही बात करेंगे हम उसके आगे कि डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, फेचिंग डेटा। तो ये डेटा जो फेच करने का रहता है, ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि एपीआई फेच करके दिखाओ। वो ये नहीं बताएगा कि किस हुक का यूज़ लेना है, कैसे करना है, बट वो डायरेक्ट बोलेगा कि इस डेटा को फेच करो एंड किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी टेबल के फॉर्मेट में आप इसको स्टोर करके दिखाओ, क्योंकि वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेगा। तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं कैसे हम एपीआई फेच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो दिस इज़ माई VS कोड एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है मैं एक बार समझा दूँ वापस से। टेस्टिंग नाम का मेरा फोल्डर है। पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये चीज़ें। कंपोनेंट के अंदर तो कुछ नहीं है, अभी कंपोनेंट के बाहर ही मैंने डिफ़ाइन किया है 3-4 फाइलें। और सबसे पहला जो फाइल है मेरे पास वो api.js का है। api.js ऐसी फाइल मैंने बनाई है जिसके अंदर हम एपीआई की कॉलिंग करवाएंगे। ओके, index.js आपको पता ही है, एंट्री पॉइंट होता है अपना। ठीक है, एंट्री फाइल होती है जहाँ पे मैंने एपीआई को इंजेक्ट करवाया है। ठीक है, हमने स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट इसको इंजेक्ट करवाया है एपीआई को। ठीक है, इसका काम समझ आ गया index.js का। इसको हटा दो। app.css में कुछ css का पार्ट मैंने इंक्लूड किया है, बट वो इट्स अगेन नॉट नेसेसरी फॉर यू ऑल टू लर्न दिस। हटाओ इसको। तीसरी चीज़ें जो हैं, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो api.js का है। एंड मैंने क्या किया पहले देख लो एक बार। मैंने ये एपीआई फेच करवाया है। ठीक है, फेच करवा के मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करवाया है। यहाँ पे सबका नाम है, पर्सन का नाम है, पर्सन का ईमेल है, फिर फ़ोन नंबर है एंड उसका वेबसाइट का नेम है। मेरे पास एक एपीआई ऑलरेडी प्रेजेंट थी एंड ये रहा उसका यूआरएल। अगर आप लोगों को यूआरएल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस चीज़ को, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर लेना। ये मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे आदमी का नाम लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है एंड वेबसाइट है। ओके, एंड आई वांटेड टू एक्सेस एनी ऑफ दिस थिंग। मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो हाउ कैन वी डू दैट, वी विल सी इन दिस इंटायर लेक्चर। सो ये मेरा डेटा था, मैंने अच्छे तरीके से इस चीज़ को फेच कर लिया है। बट क्या प्रोसेस था उस चीज़ को करने का, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एपीआई नाम का एक फ़ंक्शन बनाया। ये फ़ंक्शन मतलब नॉर्मल फ़ंक्शन नहीं है, मैंने फैट एरो फंक्शन यूज़ नहीं किया है। उसके अंदर मैंने 3 यूज़ स्टेट डिफ़ाइन किया है। यूज़ स्टेट हुक पता है आपको क्या होता है? यूज़ स्टेट हुक मैंने डिफ़ाइन किया है। सबसे पहला डेटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल और सेट डेटा नाम का एक फ़ंक्शन है। ठीक है, और इसमें मैं एक एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ। ओके, पहले क्या किया है हमने वो देख लो। सेकेंड यूज़ स्टेट में क्या है मेरे पास? लोडिंग। मैंने क्यों यूज़ किया ये सब चीज़ का, देखो डेटा और सेट डेटा का ये जो है वेरिएबल मेरे पास डेटा, उसमें मैं डेटा स्टोर करके रखना चाहता हूँ। कौन सा डेटा? जो एपीआई के फॉर्म में मेरे पास रिसीव होगा। सेकंड जो है वो है लोडिंग। लोडिंग नाम का वेरिएबल क्यों चाहिए भैया मुझे? क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जब तक मेरा एपीआई से डेटा फेच ना हो जाए, ध्यान से सुनो, जब तक मेरा डेटा फेच ना हो जाए तब तक मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। और एक बार मेरा डेटा फेच हो जाए तो मैं डेटा शो करवाना चाहता हूँ अपने यूआई पे। लेट सपोज यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे सबसे लेफ़्ट कॉर्नर पे टॉप पे लोडिंग आएगा। देखो आया लोडिंग। एंड वापस से जब डेटा फेच हो गया तो मुझे ये रेंडर करवा दिया उसने। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। इस वजह से मैंने क्या लिया है, एक दूसरा यूज स्टेट जहाँ पे लोडिंग एंड सेट लोडिंग, और तीसरा है मेरे पास एक एरर वाला कि अगर कोई एरर आता है तो आप वो शो करवा दो। ठीक है,
अब इसके बाद हम डायरेक्ट पहले ये रिटर्न देखते हैं। रिटर्न में मैंने क्या लिया है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। यहाँ पे देखो रिटर्न में मैंने क्या लिया है, एक H1 लिया है, डेटा फेच सक्सेसफुली, मतलब डेटा आ जाने के बाद डेटा फेच सक्सेसफुली H1 हेडर है मेरा। उसके बाद एक UL लिया है मैंने क्या लिया है, एक UL, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस लिस्ट को मैंने थोड़ा सा स्टाइलिंग दिया है, इसको बोलते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग कैसे देते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जिसमें कि पहला कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड कर्ली ब्रेसेस हमारे प्रॉपर्टी होती है जो हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एंड इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ध्यान से समझो, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ओके। एंड मुझे जो API से डेटा आ रहा है वो इस डेटा में आ रहा है, ठीक है, वो इस डेटा वाले वेरिएबल में आ रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा ना, मैं चाहता हूँ उस डेटा पे लूप चलाना। तो लूप डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं चलाते, मतलब एक कन्वेंशन होता है जो कि हम रिएक्ट में फॉलो करते हैं कि अगर आपको किसी भी डेटा में किसी भी ऑब्जेक्ट में लूप लगाना है तो आप मैप फिल्टर रिड्यूस आपने पढ़ा है तो उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने मैप यूज़ किया है। यहाँ पे क्या करता है, ये एक आइटम रिसीव, आइटम मत बोलो इसको, लाइक करंट वैल्यू बोल दो, ठीक है, एक करंट वैल्यू वो रिसीव करेगा, ठीक है। और उसके अंदर हम एक LI यूज़ कर रहे हैं, मतलब हर एक आइटम के लिए, ध्यान से समझो, जो भी मेरे पास डेटा आएगा उसके हर एक डेटा के लिए, हर एक आइटम के लिए मैं लूप चलाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने LI लिया है, लिस्ट लिया है, और हर एक लिस्ट को अपना यूनिक ID देना मत भूलना। की डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इंडेक्स भी ले सकते हो, आई भी लिख सकते हो, आई या इंडेक्स कुछ भी चलेगा, लेकिन item.id, देखो यहाँ मेरे पास ID ऑलरेडी है सब चीज़ के, आपको मिल जाएगी, देखो ID दे रखा है 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे ये ID, ओके। तो जब ID दे रखा है तो आपको की डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप की डिफाइन नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन वो एरर दे सकता है, वो वार्निंग दे सकता है, इसलिए इसे बेटर है अपन डिफाइन कर दे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये लूप चलाएगा। फिर मैंने यहाँ पे कंपोजिशन किया कार्ड का, क्या किया मैंने यहाँ पे, कार्ड का कंपोजिशन किया। कार्ड कहाँ है भैया, कार्ड वाला मैंने यहाँ फाइल बनाया, वो समझाता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने इसको इंजेक्ट किया, ठीक है, इतना समझ आ गया। और इंजेक्ट करते के साथ मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ से एक प्रॉप भेज रहा हूँ। प्रॉप क्या होती है, प्रॉप एक प्रॉपर्टी होती है जो हम भेजते हैं किसी भी कंपोनेंट में, ठीक है, क्योंकि ये डेटा मुझे दूसरे कंपोनेंट में चाहिए, कार्ड वाले कंपोनेंट में मुझे ये डेटा चाहिए, तो डायरेक्ट तो भेज नहीं सकता मैं, तो आइटम में पूरा डेटा आ रहा है मेरे पास, तो आइटम ही पूरा भेज दिया मैंने, समझ आ गया। अब चलो ऊपर आ जाओ, तो ये मेरा रिटर्न हो रहा है, ओके। अब ऊपर आओ, इसको मैं टर्मिनल को थोड़ा काट दूं। इसके बाद मैंने क्या किया, ये यूज स्टेट जितना भी लिया वो समझ आएगा क्यों लिए हमने। अब यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ इफेक्ट हमने डिक्लेयर किया। यहाँ पे मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है। सबसे पहला हमने क्या किया, एक लाइक फेट एरो फंक्शन के थ्रू हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फेच डेटा। ध्यान से समझो, मैंने एक फेच डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए भाई लोग मेरे पास असिंक का वेट है। असिंक का वेट एक प्रॉमिस के लिए होता है, ठीक है, लाइक हमें इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप डॉट देन प्रॉमिस चेन भी यूज़ कर सकते हो, असिंक का वेट भी यूज़ कर सकते हो, ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो असिंक मैंने एसिंक्रोनस फंक्शन लिया यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है एग्जीक्यूशन में, इसलिए हम लोग प्रॉमिस की वजह से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर अपने पास एक ट्राई ब्लॉक है, तो ट्राई ब्लॉक में हमने क्या किया है ना, एक रिस्पॉन्स लिया है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच। यहाँ पे देखो मैंने फेच फंक्शन का यूज़ किया, फेच मेथड है अपने पास जो जावास्क्रिप्ट का मेथड है, एंड इसमें मेरे पास ये URL है, क्या है URL, इस URL के थ्रू मुझे डेटा मिल जाएगा। वो डेटा मैं अवेट में रखूँगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो टाइम लेगा कुछ एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा ले आया, फेच हो गया मेरा, फेच होके कहाँ आया, रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स नाम का एक मेरे पास वेरिएबल है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा रिस्पॉन्स जो है, मतलब अगर मेरा रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क जो आप शायद बोलते हो इसको, डॉट ओके, मतलब अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो क्या करो, थ्रो कर दो एक एरर, नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके, ठीक है।
नेटवर्क ओके कब होता है? स्टेटस 200 आप देखते हो तब नेटवर्क ओके बताता है। स्टेटस 200 जब होता है नेटवर्क में तो आप क्या बोलते हो कि हाँ सक्सेसफुली मेरा सारा परफॉर्म हो गया है। लेकिन अगर वो ना हो, अगर रिस्पॉन्स ओके ना हो तो आप ये एरर थ्रो करो, नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसका मतलब ये है कि आपने जो रिस्पॉन्स में डेटा लिया है, डेटा रिस्पॉन्स में आया है, ठीक है, उसको अवेट में रखो एंड उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में उसको कन्वर्ट करो एंड इसको कन्वर्ट करते ही आप अपने डेटा को सेट डेटा फंक्शन के थ्रू अपडेट कर दो। रिजल्ट वाले में मेरा अब सारा डेटा आ गया है जेसन फॉर्मेट में। अरे यार रुको, रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है मेरा, इसमें सारा डेटा जेसन के फॉर्मेट में आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को सेट डेटा वाले फंक्शन के हेल्प से मैं अपडेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपडेटिंग द डेटा को अपडेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और कैच लगा दो एरर डॉट मैसेज, और फाइनली में आपको क्या करना है, सेट लोडिंग को फॉल्स करना है। ये क्यों करना है भैया? सेट लोडिंग को फॉल्स क्यों करना है बताता हूँ, इसको अभी पेंडिंग में रखो। पहले इतना समझ आ गया आप लोगों को कि हमने यहाँ पे किया क्या। हमने API फेच किया इस लाइन के थ्रू, API फेच किया, फिर चेक किया कि अगर लाइक नेटवर्क रिस्पॉन्स सही नहीं है, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो आप वहीं एरर दे दो। इसको, ये सब चीज़ को क्या बोलते हैं ना, बेस कंडीशन हमेशा चेक करनी चाहिए अपने को। ओके, सेकेंड जो है कि लाइक इसको जेसन में कन्वर्ट करो। आप जेसन में कन्वर्ट करने के बाद आप अपडेट करवा दो, जो डेटा हमारा अभी नया निकल के आया जेसन फॉर्मेट में उसको अपडेट करवा दो। तो इस डेटा में क्या आ जाएगा, न्यू डेटा जो जेसन फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, फिर कैच का यूज़ कर लो, कोई एरर है तो एरर दे दो। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ देखो, पहले सेट लोडिंग का इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था, ट्रू। सेट लोडिंग ट्रू था, मतलब लोडिंग का वैल्यू ट्रू है। ठीक है, वो दिखाता हूँ अभी, बस अभी डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स, मतलब API फेच होने के बाद आप जो लोडिंग रहेगा उसको फॉल्स कर दो सेट लोडिंग की हेल्प से। इतना समझ आ गया। अब मैं कर रहा हूँ फेच डेटा को कॉल। मैं क्या कर रहा हूँ, फेच डेटा को कॉल। ये जो मैंने फंक्शन बनाया उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा भाई, तो कॉल किया मैंने। और यहाँ पे देखो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, क्योंकि आप API फेच कर रहे हो API फेच कर रहे हो तो बार बार API फेच थोड़ी करना है। एक बार मेरा कंपोनेंट रेंडर हो जाए तो आपको एक बार ही वो चीज़ करना है। तो यहाँ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे आप पास कर सकते हो। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखो, अब कंडीशन ये है कि अगर मेरा लोडिंग, इफ़ लोडिंग का मतलब अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू है तो आप ये लोडिंग वाला पास करो। आप ये लोडिंग, ये जो है ना वो लिखा हुआ आना चाहिए जब मेरा लोडिंग ट्रू हो। लेकिन एक बार अगर API फेच हो गया सक्सेसफुली तो आपका सेट लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। तो जब सेट लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला रिटर्न होगा। सिंपल से समझ आ गया अपने को, समझ आया कि जब मेरा लाइक लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला रिटर्न होगा। ठीक है, और अगर लोडिंग ट्रू होगा मतलब मेरा API फेच नहीं हुआ तब ये लोडिंग शो होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया अपने को। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको काटो यहाँ से अगर अपन, ठीक है, ये एरर वाला कंडीशन है, ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हैं क्या अपन, लाइक लोडिंग अगर ट्रू है, यहाँ डायरेक्ट लिखो लोडिंग अगर ट्रू है, ठीक है, तो आप ये पास करवा दो। बस इतना बताओ कि लिख सकते हैं या नहीं। टर्नरी ऑपरेटर कहीं तो यूज़ करो यार, कहीं तो यूज़ करो, और नहीं तो ये करवा दो। परफेक्ट, शायद काम करे, अभी भी है, काम कर सकती है ये चीज़, बताओ। थोड़ा इसको स्पेसिंग दे दो, काम कर सकती है ये अभी भी। सेव कराओ एंड रिफ़्रेश करो इस चीज़ को। यस इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है अपने पास। तो ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने ये चीज़ परफॉर्म किया है। एंड एक और कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ तो समझ आ गया आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कार्ड वाला मैंने नहीं समझाया, तो कार्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, कार्ड का मतलब क्या,
कार्ड का मतलब ये एक जो आपको डब्बा दिख रहा है ना, उसको हमें कार्ड बोल रहे हैं। ओके, एंड कार्ड वाला मैंने यहाँ पे इंजेक्ट करवाया है, ये वाला, ठीक है। एंड इसमें मैं एज अ प्रॉप क्या भेज रहा हूँ, आइटम, मेरा जो भी लाइक यहाँ पे आइटम में रिसीव हो रहा है, ठीक है। जो भी डेटा में मेरे पास क्या था, जेसन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में मुझे एक एक पे इटरेशन करना है। ऑब्जेक्ट में ये क्या है, पहले डेटा देखो आप, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे एक एक पे इटरेशन करना होगा, ठीक है। तो आइटम में मेरा क्या है, यहाँ पे आइटम में मेरा डेटा आ रहा है, तो आइटम ही मैं कार्ड में भेज दूंगा। कार्ड वाले कंपोनेंट में मैं भेजा, और यहाँ पे मैं कैसे इसको रिसीव कर रहा हूँ, एज अ ऑन द फ्लाई। इसको प्रॉप्स को रिसीव कैसे करते हैं, ऑन द फ्लाई करना है तो डायरेक्ट आप उसके नाम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप लिखो प्रॉप्स। बहुत तरीके हैं एक चीज़ को करने के, डायरेक्ट प्रॉप्स लिखो, प्रॉप्स, एंड यहाँ पे आप क्या करो, कॉन्स्ट आइटम इज इक्वल टू प्रॉप्स, फिर भी ये एक्सेसिबल होगा, फिर भी ये एक्सेसिबल होगा। तो बहुत तरीके हैं, आप कर सकते हो, लेकिन मतलब प्रोफेशनल डेवलपर क्या करते हैं, वो ऑन द फ्लाई सारी चीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज़ में। अब इसके बाद रिटर्न में हम क्या करें, हमने एक डिव लिया, डिव में मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ वापस से, क्योंकि मैं CSS फाइल अलग से बनाऊँगा नहीं। एंड हमने ये चीज़ ले लिया है, एंड इसके अंदर हम डायरेक्ट इंजेक्ट करवा रहे हैं आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल, आइटम डॉट फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ आ गई। ऐसे हम करते हैं API फैचिंग, ऐसे हम क्या करते हैं API फैचिंग। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोग बता देना। एंड चलो एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ जो हम लोडिंग लिख रहे हैं ना, यहाँ जो हम लोडिंग लिख रहे हैं, इसके लिए हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं शिमर UI, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शिमर UI, शिमर UI, ओके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड कि मैं लोडिंग लिखूं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक कंपोनेंट को इंजेक्ट करवा सकते हैं भैया, बिल्कुल। लेकिन वो CSS का पार्ट है यार, वो CSS का पार्ट है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट इंजेक्ट करवाऊँ, और उस कंपोनेंट में हम कुछ भी दिखा सकते हैं। लेट्स से अगर आपको शिमर UI का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैंने ऑलरेडी बता रखा है वैसे ये चीज़, इमेजेस में जाओ, मैं बस दिखा दूं आपको ताकि आप खुद से वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सको। अब यहाँ देखो, इसको बोलते हैं शिमर UI, इसको बोलते हैं शिमर UI। किधर गया, देखो ये है ना। तो सेम चीज़ जब लोडिंग आता है, देखो जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे लोडिंग शो होता है, ठीक है। लोडिंग शो ना हो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शिमर UI। और जब तक मेरा API फैच ना हो जाए, मुझे ये डैशबोर्ड दिखना चाहिए जो अभी आपको दिख रहा है कि एक्चुअली में कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, बट एज अ यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हमें ये लगना चाहिए कि मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा है, मेरा API फैच हो रहा है, ठीक है। शिमर UI का कॉन्सेप्ट पूरा लाइक यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ परफॉर्म करोगे क्योंकि ये CSS का पार्ट है। तो इंस्टेड कि यहाँ पे लोडिंग वाला हो, आप एक कंपोनेंट बनाओगे, उस कंपोनेंट में आप ये इम्प्लीमेंट करोगे। ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और डमी बनाना है आपको, ऐसा रियल नहीं बनाना, डमी बनाना है, ताकि जब तक हमारा API फैच ना हो, जब तक हमारा API फैच ना हो, ये पूरा आपको शिमर UI दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई विल डू दैट फॉर यू, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आगे हम और एक दो शायद यूज़ इफेक्ट के ऊपर मैं लेक्चर लाऊं, बट अगर आप लोग इससे ज़्यादा नहीं चाहते तो आप बता देना, हम नेक्स्ट हुक के तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे दूसरे लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग, एंड कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करो। बाय बाय।